नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें शेयर किए हैं, उनका नाम सुबोध है। सुबोध बिहार में रहते हैं, लेकिन ये कहानी बिहार की नहीं है। ये कहानी है हरियाणा की, जहाँ पर सुबोध आज से 13 साल पहले ऑटो ड्राइवर थे, रिक्शा चलाने का काम करते थे। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मेरा नाम सुबोध है। ये घटना जब घटी थी, मैं हरियाणा के एक शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। अब तो मैं अपने गांव में हूँ, बिहार में हूँ, और राशन का एक दुकान खोल रखा है और उसी से मेरा जीविका चलता है। जब मैं गांव में रहा करता था और यहाँ पर ज़्यादातर मेरे पास जो समय था बिल्कुल खाली ही था, क्योंकि मुझे कोई काम मिला ही नहीं था। मैं काम तो करना चाहता था, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि मुझे कोई जो काम मिले। अब मेहनत मजदूरी मैं अपने एरिया में करना नहीं चाहता था। और उसी वक्त हमारे जो जीजा थे हमारे गांव में आए थे। अब मेरी माँ सब बताने लगी मेरे मेरे बारे में कि बेटा देखो, दिन भर घर में पड़ा रहता है, कोई काम ना करता है ना कोई धाम करता है, जवान हो गया है तो आगे चल कर के क्या करेगा। बेटा, अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसा काम हो तो अपने पास ही ले जाओ। अब जीजा जी हमारे हरियाणा में रहते थे, पूरा परिवार सहित। अपना मकान था, उनके माता पिता भी सब कोई वहीं रहते थे। अब बोले कि ठीक है, मैं ले जाता हूँ और कोशिश करूँगा कोई काम दिलवाने की, और नहीं तो मैं इसको एक ऑटो रिक्शा खरीद कर दे दूँगा, ये चलाया करेगा, सिखा देंगे इसको। और इसके 3 महीने के बाद मैं उनके घर पहुंच गया था। अब मैं गांव का रहने वाला और शहर में आ गया था। यहाँ का माहौल कुछ अलग था। और गांव में तो हमारे बहुत सारे मित्र थे, लेकिन यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब जीजा जी इस घर में रहते थे, वो बड़ा घर था, उनके पिताजी थे, उनकी माँ भी थी। अब वो मेरी तरफ जो देखते थे ना, उनके देखने का नज़रिया बहुत अलग होता था। एक हीन भावना मेरे मन में जाग जाती थी। मुझे लगता था कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। मुझे इतना तो जरूर समझ में आ रहा था कि बहन के घर में हाँ, मेहमान बन के तो कुछ दिन रह सकते हो, लेकिन लंबे टाइम नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मैं करूं तो क्या, मेरी परिस्थिति इतनी ठीक नहीं थी। और जीजा काम के चक्कर में लग गए थे, काम ढूंढ ढूंढ रहे थे। और मैं काम में देखने के लिए जाता था जहाँ मुझे बुलाया जाता था, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि मैं उस काम को कर सकूं। आखिरकार मैं रिजेक्ट होता चला गया। अब जीजा को समझ में आ गया था कि मैं कोई काम तो नहीं कर पाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं करना नहीं चाहता था, एक वही आखिरी आसरा था, लेकिन उसमें कोई फ्यूचर नहीं था। इसलिए मैं जीजा को मना कर दिया। मैं कहने लगा, जीजा मैं गांव ही चला जाता हूँ। और तभी वो कहने लगे, नहीं नहीं, तेरे लिए मैं कुछ करता हूँ। अब फिर एक जानने वाले के साथ भेज दिए, जो ऑटो ड्राइवर था, रिक्शा चला करते थे। बोले इनके साथ में कुछ दिन रहो और ये सब काम सीख लो, अब मैं तुम्हारे लिए एक नया रिक्शा खरीद देता हूँ। अब महीने तो लगे, इसके बाद मेरा सब कुछ बन गया था, लाइसेंस वगैरह, और मैं ऑटो चलाने भी लगा था उन्हीं के भैया के साथ में, जिनके साथ में काम सीख रहा था। जब मुझे कॉन्फिडेंट हो आ गया कि हाँ मैं अब चला सकता हूँ, तो मैं अपने जीजा से बोला कि हाँ जीजा, अब आप मेरे लिए ऑटो खरीद सकते हो।
अब जीजा कुछ दिन तो ज़रूर लगाए और इसके बाद में एक पुराना सा ऑटो रिक्शा हमें खरीद कर दे दिए। मैं खुश था कि चलो अच्छा है, मैं अब कुछ रोजी रोटी कमा पाऊँगा। हाँ, जीजा कहते थे कि देखो, ऑटो का जो किराया है उसको तुम्हें अपने शाम के कमा के आओ, कभी भी आओ, और ऑटो का किराया अपने सिस्टर को दे देना। ये पूंजी है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। समझ गए ना? वो मुझे हर चीज़ समझा दिए थे। अब मैं क्या करता, हमें तो काम करना ही था। मैं अपने काम में लग गया था। मैं ज़्यादातर कोशिश करता था कि उस घर से दूरी रहूं। उस घर में मेरे को आने को मन नहीं करता था। जो हमारे जीजा जी के फादर थे ना, उन्हीं की वजह से। और वो कभी कभी ऐसी बात बोल जाते थे कि मुझे बर्दाश्त में नहीं होता था। अब मैं ज़्यादातर अब कोशिश करने लगा था कि मैं रात तक ऑटो ही चलाता रहूं, उस घर में ना जाऊं, और वही मैं करने लगा था। मैं किसी खाली स्टैंड पर जा कर के और वहीं पर अपना ऑटो रिक्शा लगा करके और उसी ऑटो रिक्शा में सो भी जाता था। अब एक तरह से उस घर से मैं ज़्यादातर दूर रहने लगा था। हाँ, मैं जाता था करीब एक आध घंटे के लिए, और जो भी किराया भाड़ा होता था अपने बहन के हाथों में दे देता था, और फिर मैं अब बाहर निकल आता था। मैं इसी काम में ऐसे ही अपना काम करने लगा था। एक रात को जब मेरे पास में कोई सवारी नहीं थी, अब रात भी करीब ज़्यादा हो चुका था, आधी रात का वक्त था, अब कोई सवारी मिलने का आस भी नहीं था, तो मैं उसी स्टैंड पर अपना ऑटो लगा करके और उसी ऑटो के अंदर मैं सो गया था। अचानक एक आवाज़ एक लड़की की सुनाई पड़ी, भैया खाली है ऑटो, चलोगे? मैं नींद में था। मैं आंखें बंद किए हुए बोला, हाँ हाँ खाली हूँ जी, कहाँ चलना है? आज जब मैं आंखें खोला, देखा तो मैं एक लड़की को देखा जो मेरे से भी उम्र में शायद बड़ी होगी, लेकिन देखने में सुंदर, अच्छी थी, खूबसूरत थी। उसके हाथ में दो तीन बैग पड़े हुए थे, थैला, दोनों हाथ उसके भरे हुए थे सामानों से। मैंने बोला, आइए मैडम, बैठ जाइए। और वो लड़की अब हमारे ऑटो रिक्शा में बैठ गई थी। मैं उनसे पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे? फिर उन्होंने जगह का नाम बताया, अब मैं किराया बताया। वो बोली, भैया घबराओ मत, डरो मत, तुम्हें ज़्यादा ही पैसा दूंगी, आप मुझे सही सलामत उस जगह तक पहुंचा दो। अब तो मेरा काम ही था मुसाफिरों को सही जगह पहुंचाना, सुरक्षित तरीके से। मैं तो यही करता था। अब मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर चल पड़ा। जिस कॉलोनी में उन्होंने बताया था कि उस कॉलोनी में जाना है, मैं उस कॉलोनी तक पहुंच गया था। अब वो एक बड़े से मकान के पास बोले कि यहाँ पर आप अपना रिक्शा रोक दो। अब रात का टाइम था, हर तरफ अंधेरा ही था, कुछ घरों की लाइटें जल रही थी, लेकिन सारा मकान दूर दूर पर था। वो एक रईस का कॉलोनी लग रही थी देखने से, तो मुझे इतना पता चल रहा था। बड़े बड़े कोठीनुमा घर बने हुए थे। हाँ, मैं जिस घर के सामने रुका था वो भी घर बहुत बड़ा था, लोहे का गेट लगा हुआ था। अब वो औरत लड़की उतरी और मुझे पैसे दिए। मैं देखा कि जितने में मैं बोला था उसका ये तो कई गुना ज़्यादा था। मैडम बोलने लगा कि मैडम मैडम, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपने ज़्यादा दे दिया। वो मैडम कहने लगी कि अरे रख लो रख लो, तुम लोग बहुत मेहनत करते रहते हो ना, अब देखो मैं इतनी रात को इस जगह पर सुरक्षित आ गई, ये तो मेरे लिए काफ़ी है ना। और हाँ, कोशिश करना कि तुम अगले रात को वहीं मिलना। मैं तो खुश हो गया था, इतना पैसा मुझे मिल चुका था, और मैं खुशी खुशी उस जगह से चल पड़ा था। अब तो मेरा वही स्टैंड अड्डा था, कहीं से भी घूम फिर करके और उसी जगह पर आ जाता था, क्योंकि वहाँ पर अगर बारिश भी होती थी ना, तो एक ऐसी जगह थी जहाँ मैं अपना
बचाव कर सकता था। अगला दिन सारा दिन मैं अपना काम पर लगा रहा और आखिरकार रात हुई। मैं उसी जगह पर अपना आकर के ऑटो रिक्शा लगा करके सो गया था। अब तो कोई उम्मीद नहीं थी। अब मैं उस लड़की को तो भूल ही चुका था, क्योंकि उसने बोला था कि कल वहीं पर मैं मिलूंगी, दोबारा चलना है। मेरे को तो ध्यान भी नहीं था। अब वही टाइम था जब उसी लड़की की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे सो गए हो ऑटो ड्राइवर जी। तो मेरी नींद खुली, मैं आवाज़ सुन करके और जाग गया था। उसी लड़की की आवाज़ थी। मैं बोला नहीं नहीं मैडम, अब काम नहीं तो क्या करें, इसलिए आंखें बंद कर लिया था। मैंने आज भी देखा उसके हाथों में दोनों हाथ भरे हुए थे, उनमें वो थैला लिए हुई थी। मैंने कहा मैडम आइए जल्दी से बैठिए। हाँ, मैं अपने ड्राइविंग सीट पर अलर्ट हो गया। मैडम आकर के पीछे बैठ गई। ये इतनी रात को कहाँ से आती है? और जब भी आती है तो दोनों हाथ भरे होते हैं, लिफाफा जैसा, कागज़ के लिफाफे जैसे थैले थे, और उसमें ना जाने क्या क्या लिए हुई थी। खैर मुझे उससे क्या काम था, लेकिन इतनी अंधेरे में ये आती कहाँ से? खैर मैं ये सब सोचते सोचते उसके साथ चलने लगा, ड्राइव भी करते जा रहा था, मन में सोचते जा रहा था, और आखिरकार वो कॉलोनी आ गई थी और गेट पर रुका, जिस वो पिछली रात का मैं यहाँ पर आया था, और उसी जगह पर मैंने अपना ऑटो रिक्शा रोक दिया। अब वो मैडम कहने लगी कि घर तक, अंदर तक पहुँचा दो। अब तो मेरी ये कस्टमर बन चुकी थी और मैंने भी इनकी मदद करने का सोचा। मैं बोला हाँ हाँ मैडम, मैं लेके चलता हूँ, आप दरवाज़ा खोलिए। और जो थैले रखे हुए थे सीट पर, पिछली सीट पर, अब मैं अपने दोनों हाथों में उठा लिया। अब मैडम बड़ा सा गेट खोला लोहे का, और उसके बाद बोले कि अंदर ही आ जाओ। अब तो मैडम से मैं पहली रात को मिल चुका था, अब ऐसा कोई बात था नहीं। अब मैडम तो मेरे से उम्र में बड़ी ही दिख रही थी, करीब 5-6 साल का तो फासला जरूर होगा। और वो चल पड़ी अंदर की साइड में। अंदर भी गेट लगा हुआ था, बड़ा सा लकड़ी का गेट। अब मैडम ने फिर चाबी लगा के गेट को खोला। अब बोली आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं देखा इतना बड़ा कोठी। आइए मैडम अकेली रहती हैं इतनी बड़ी कोठी में, क्या इनका कोई परिवार नहीं है? मैं यही सब सोचते हुए चल रहा था मैडम के पीछे पीछे। अब मैडम एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में आ गई और वहाँ का जो बिजली थी ऑन कर दिया। पूरा घर जो था जगमगा गया था, वो हॉल नुमा कमरा। और फिर वो एक सोफे की इशारा करके बोली कि आप वहाँ पर सामान रख दो, आप बैठ जाओ। क्या आप पियोगे? चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे या ठंडा पानी? मैं तो देख करके हैरान था, इतना बड़ा कोठी, महल जैसा। अब मैडम मैं देखो कितना आदर सत्कार मेरे को कर रही थी, जबकि कोई हमें पानी भी नहीं पूछता था। मैंने मैडम से बोला कि जी जी पानी मिल जाए ठंडा, वही मेरे लिए काफ़ी है। अब मैडम बोली कि हाँ मैं 2 मिनट में लेके आ रही हूँ। अब फिर वो किचन के साइड में बढ़ गई थी, शायद वहीं से पानी लाना होगा। और जब आई ना, तो बड़ा सा गिलास था, जिस गिलास में जैसे लस्सी पिया जाता है, और वैसे ही गिलास था। वो गिलास लेके आई प्लेट में रख करके, अब मेरे को पकड़ाई कि लो ठंडे ही है, पी लो, शरीर में ताकत देगी। मैं देखा तो बिल्कुल लाल कलर का लग रहा था। शायद वो समझ गई कि मैं देख रहा हूँ। वो बोलने लगी अरे ये शरबत है, मीठी शरबत है, पी करके देखो। अब फिर मैं स्वाद लेने लगा, वाकई मीठा लग रहा था शरबत की तरह। अब मैं तो प्यासा था ही, अब पूरा पूरा गिलास खत्म कर दिया। अब फिर वो गिलास लेके चली गई, बोली कि 2 मिनट बैठो, अब फिर मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, फिर तुम चले जाना। मैं सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। अब मैडम का इंतजार कर रहा था कब मैडम आएगी पैसा लेकर के, कब पैसा लेके आएगी। लेकिन मैडम काफ़ी देर तक नहीं आई।
अब फिर मुझे नींद सी आ गई। मैं जाने कब उसी सोफा पर बैठे बैठे सो गया था। जब मुझे नींद खुली ना, तो मैं अपने आप को अलग जगह देख करके हैरान था हो गया था। मुझे सब कुछ याद था कि मैं उस कोठी में गया था मैडम के साथ में। मैडम ने शरबत मुझे दिया था और पीने के बाद में मैं सोफे पर बैठा हुआ था। और मैं जब ना जाने कब मुझे नींद आ गई, तो मैं अब कहाँ हूँ। मैं आसपास देखने लगा। मैं देखा कि मैं एक तो रोड पर हूँ और सुबह हो चुकी है। और थोड़ी ही दूर पर मेरी ऑटो खड़ी है। मैं अब देखने लगा कि मैं जिस कॉलोनी में आया था, ये कॉलोनी कहाँ गई। कॉलोनी तो आसपास में नजर नहीं आ रही। हाँ, कुछ घर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो तो बड़े बड़े से घर थे, कोठीनुमा घर थे। तो वो सब कहाँ गए। मैं हैरान परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे तो पैसे भी नहीं मिले थे, उस मैडम ने पैसे भी नहीं दिए थे। अब मैं जल्दी से जमीन पर जो सोया हुआ था, गिरा हुआ था, कहा जाए तो सही रहेगा, मैं जमीन पर गिरा हुआ सो रहा था। अब मैं जब झटके से उठा और भागते हुए अपने ऑटो रिक्शा के पास पहुंचा, मैं देखा मेरा ऑटो रिक्शा सुरक्षित है, चाबी मेरी जेब में है। और जब मैं पिछली सीट पर झांका, तो वहां पर करारे करारे नोट पड़े हुए थे। और नोट पिछली रात की तरह ही थे, उतने ही पैसे थे। अब ये क्या माजरा है भाई। ये मैडम कब पैसा रख गई और वो गई कहाँ, उनका घर कहाँ है। मैं सब आश्चर्य में डूबा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ रात में हुआ है, क्या वो कोई ख्वाब तो नहीं है, सपना तो नहीं है। मैं डर तो जरूर गया था, लेकिन मैं अब पैसे समेटा, जेब में रखा और चल पड़ा अपना ऑटो ड्राइव करते हुए। काफी दूर पर मुझे मेन रोड दिखाई दिया। मैं जल्दी से मेन रोड पर पहुंचा और फिर मुझे याद आ गया कि मुझे कहाँ जाना है। अब मुझे पिछली रात को याद था कि इस रोड पर तो मैं आया नहीं था, तो आज कैसे इस रोड पर मैं पहुंच गया हूँ। ये तो अलग ही रोड था। अब फिर मैं अपना स्टैंड पर पहुंच गया था। अब मन तो जो था बिल्कुल व्याकुल था, शरीर में एक डर सा था। मैं सोचा कि एक आध सवारी करने के बाद में अब फिर मैं दीदी के पास पहुंच जाऊंगा और उनको किराए के पैसा दे करके अब फिर मैं लौट आऊँगा। अब फिर वैसे ही किया। मैं जब दीदी के घर पहुंचा तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। दीदी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी परिवार के बंदिश में थी। उनका जो ससुर था वो मुझे नापसंद करता था। वो नहीं चाहता था कि इस घर में मैं आऊं। मुझसे ना जाने क्यों खपा रहता था। और दीदी भी डरती थी। अब मेरा चेहरा जो उतरा हुआ था देख करके दीदी चौंक सी गई और कहने लगी, सुबोध भैया तो ठीक है ना, क्या किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना। अब मैं कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो जो ससुर जी थे दीदी के, और वो बाहर खड़े थे और मेरी तरफ ही घूरे जा रहे थे। मैं बोला, नहीं दीदी मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऑटो ड्राइव करता रहता हूँ ना, इसलिए थोड़ा तबीयत तो ढीला ढाला रहता ही है। मैं बहाना बना करके पैसे दे करके जल्दी से उस घर से निकल लिया। अब मैं अपने स्टैंड पर आ गया था। सवारी तो मिल रही थी, लेकिन मैं मना कर रहा था। मुझे इच्छा नहीं हो रही थी आज ऑटो चलाने की। न जाने शरीर में कुछ परेशानी सी महसूस हो रही थी, शरीर स्वस्थ नहीं लग रहा था। अब मैं अपने ऑटो रिक्शा में ही सो गया था। जब मेरी आंख खुली ना, तो रात हो गई थी। करीब 8 बज रहा था रात का। मुझे भूख लगी थी। अब मैं एक ढाबे पर जाकर खाना खाया। अब फिर मेरा तो वही ठिकाना था, वही स्टैंड। अब फिर अपना ऑटो रिक्शा लगा करके सोचा कि चलो अब आराम ही कर लेते हैं। और वो लड़की का रहस्य मुझे पता भी तो करना था कि आखिर वो लड़की मुझे
जिस जगह ले गई थी और उस जगह पर मैं कैसे गायब हो गया था, दूसरी जगह कैसे पहुंच गया था, कौन है ये लड़की। अगर आज मिलेगी तो मैं ज़रूर एक एक बात उसे पूछूंगा। मैं सो गया था, जब आँख खुली ना तो सुबह हुई पड़ी थी। लड़की वो नहीं आई थी। मैं निराश था कि चलो उस लड़की से मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब मैं पिछली सीट पर देखा तो उतने ही पैसे, करारे करारे से नोट मुझे पिछली सीट पर रखा हुआ मिला। अब तो ये देख करके मेरे होश उड़ गए थे। क्या मैं पिछली रात भी उसके साथ गया था? मुझे याद नहीं है। मैं घबरा गया था। शरीर में बेचैनी एकदम बढ़ चुकी थी। मैं पैसा देख रहा था और फिर अपने आप को, क्या मैं पिछली रात को उसके साथ में गया था? मुझे याद भी नहीं है। एकदम मैं डर गया था। आखिर वो लड़की है कौन? इतना मुझे पैसा दे रही है और सारे के सारे करारे करारे एकदम नए नोट थे, जैसे लग रहा था कि बैंक से अभी निकल के आए हूं। तो आखिर इस लड़की का मकसद क्या है? मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं उसके साथ रात में गया था। मैं तो इसी स्टैंड पर अपने ऑटो के अंदर ही सोया था। तो ये कैसा संभव हो गया? खैर, अब मैं सारा दिन उसी गुत्थी में सुलझाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। शाम हुई, मैं एक आध सवारी मिली थी, मैं चलो छोड़ के आऊँ उनको, काम भी तो करना था। हालांकि मुझे इतना पैसा मिल गया था कि मैं बिल्कुल काम नहीं भी कर सकता था। मेरी दिहाड़ी तो कई गुना निकल चुकी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। काम में अपना लग गया था। मुझे अपना मन को शांत भी रखना था। अगर अकेला बैठा रहता तो मैं इसी के बारे में सोचता रहता। अब फिर सवारियों को छोड़ने के बाद मैं खाना खा करके और उसी स्टैंड पर आ गया था। और जैसे ही आया, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। लेकिन वो जो ठिकाना था ना, एक चाय का दुकान थी, छप्पर डला हुआ था और उसमें इतनी जगह थी कि मैं अपना ऑटो रिक्शा को उसमें छुपा सकूं बारिश में। इसलिए मैं इस स्टैंड पर रहता था। हमें अपना ऑटो रिक्शा लेकर के उसी छप्पर के अंदर में छुपा दिया था। बारिश से बचाव हो रही थी। अब बूंदाबांदी जो हो रही थी, अब धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई थी। तेज तेज बारिश होने लगी थी। अब मैं अपने ऑटो के अंदर में पिछली सीट पर न जाने कब सो गया था। और जब मेरी आंख खुली ना, तो मेरी आंखें चौधिया रही थी लाइट की रोशनी से। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उसी घर में मौजूद हूँ, जिस घर में वो मैडम मेरे को लेके गई थी, जो हॉलनुमा कमरा था। आज जिस सोफे पर बिठाई थी, शायद उसी सोफे पर बैठा हुआ हूँ। मैं अपने आप को देखने की कोशिश करने लगा कि मैं हूँ कहाँ, लेकिन मेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी बहुत आंख भी खुलती थी, लेकिन तेज रोशनी जो पड़ रही थी ना, अब मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। और तभी एक झलक उस मैडम का मुझे दिखाई दिया। सफ़ेद कपड़ों में वो एक परी की जैसी दिख रही थी। मेरे आंखों के सामने आकर के खड़ी हो गई थी और वो कहने लगी, अरे तुम जाग गए, सो जाओ सो जाओ। अब फिर मेरी आंखें एकदम बंद हो गई थी। जब मेरी आंखें फिर खुली ना, तो मैं अपने आप को उसी छप्पर के नीचे पाया, चाय का दुकान वाला छप्पर। बारिश अब बंद हो चुकी थी। पिछली सीट पर उतना ही पैसा रखा हुआ था। अब तो जैसे मैं कांप गया था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। वो लड़की हर रोज मुझे पैसे दे रही थी। क्यों दे रही थी, क्या मतलब है? अब मेरे साथ वो क्या करती है? मैं अपने आप को बड़ा असुरक्षित महसूस करने लगा था कि अब मैं क्या करूं, कहीं मेरे साथ में कुछ गलत तो नहीं कर रही है। मैं बेहद डरा हुआ था, खपा था अपने आप पर कि मैं किस जंजाल में आकर के फंस गया हूं। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो अपने गांव में ही खुश था। मैं वहीं पर कुछ न कुछ काम कर लेता। मुझे यहाँ की अब जिंदगी रास नहीं आ रही थी। ऐसे ही सारा मैं सोचता रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे पूछूं, किससे ना पूछूं।
यहाँ तो अपना कोई था ही नहीं। हाँ, ऑटो ड्राइवर वाले जो मिलते थे तो उनसे कभी कभी मेरी बात हो जाती थी। उनमें से जो एक मेरे उम्र का लड़का था, उससे थोड़ी सी मेरी दोस्ती हो गई थी। और मैं उससे जब मिला तो मैं पूछ बैठा कि भाई तुमसे एक बात कहूँ। अब वो कहने लगा कि हाँ हाँ बताओ। अब फिर मैं उस सारी बातें उससे शेयर करने लगा। जैसे जैसे बता रहा था उसकी आंखें फैलती जा रही थी और सब बातें सुनने के बाद कहने लगा, अरे भाई तुम तो किसी जिन जिन्नात के चक्कर में फंस गए हो। वो लड़की कोई जिन्नात परिवार की है, फैमिली की है, और तुम्हें पसंद कर रही है। हाँ, तभी तो तुम्हें पैसे दे रही है भाई। एक तरफ से तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, और दूसरी तरफ डर वाली भी बात है। न जाने कब उसका दिल तुम्हारे ऊपर भर जाए, खत्म हो जाए, प्यार खत्म हो जाए, तो हो सकता है तुमको मार भी दे। जब उसने पूरी बात बताई तो मैं तो और डर चुका था कि हे भगवान, अब मेरे साथ में क्या होगा। अब मैं कहने लगा कि भाई इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है। वो कहने लगा कि भाई इस जगह को तुम छोड़ दो, आप ना ऑटो रिक्शा कहीं और जाकर के दूर लगाओ, हो सकता है कि वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। मैं तो यही तुम्हें राय दूंगा। और दूसरी राय है कि तुम किसी तांत्रिक के पास जाओ, उनसे अपना उपचार कराओ। अब जो दूसरी राय थी मुझे जची तो जरूर कि मैं किसी तांत्रिक के पास में जाऊं, लेकिन मैं इस शहर में तो किसी को जानता भी नहीं था, तो कैसे मैं जाऊं। पहली राय मैं अमल में लाना चाहता था। मैं सोच लिया कि इस जगह से मैं कहीं दूर चले जाता हूँ, किसी बस स्टॉप पर, किसी रेलवे स्टेशन के पास में, जहाँ मैं अपनी रात बिता लूँगा। और वही मैंने किया। मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर के एक बस स्टैंड के पास पहुँच गया था, जहाँ पर और भी ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे और भीड़ भी थी। तो मुझे लगा कि ये जगह उस जगह से काफ़ी दूर भी है, और यहाँ तो लोग काफ़ी लोग हैं, रात के टाइम में भी बस आ रही है जा रही है, तो यहाँ पर वो लड़की तो आएगी नहीं। और यही सब मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। अब सवारी तो मिली नहीं। अब फिर मैं सोना भी चाहता था, मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैं अपने ऑटो रिक्शा की पिछली सीट पर जाकर के सो गया था। जब सुबह हुई ना, तो सबसे पहले मेरी नज़र अपनी सीट पर ही गई। मैं देखा कि उसमें उतना ही नोट करारे करारे, और साथ में गुलाब का फूल भी रखा हुआ था। अब तो जैसे मेरी आत्मा तक कांप गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस जगह से इतनी दूर आ गया हूँ। उस लड़की को तो इस जगह के बारे में पता भी नहीं है, तो यहाँ तक भी पहुँच गई, और आज तो एक गुलाब का फूल भी इसने दिया है। तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं उसके साथ रात में गया था उस जगह पर? अब सही मायने में मुझे बेहद डर लग रहा था। मैं सोच लिया कि मुझे अब इस जगह पर, इस शहर में रहना ही नहीं चाहिए। और आखिरकार मैं सीधा अपने बहन के घर पहुंचा। अब उसके ससुर कहीं गए हुए थे, तो मुझे अच्छा मौका था दीदी से बात करने का। अब मैं एक एक बात अपनी दीदी से बता दिया कि दीदी ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। दीदी मेरी बात सुनकर के दहल गई थी, डर गई थी, और वो कांपने लगी थी डर से। और वो कहने लगे कि भैया तुम यहाँ से चले जाओ, तुम गांव चले जाओ, गांव में ही कुछ कर लो। इतना डरी हुई मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उनकी आंखों से डर के आंसू भी निकल रहे थे। अब मैंने भी यही सोचा था कि मुझे अपने गांव निकल जाना चाहिए। यहाँ रहूँगा तो ये लड़की मुझे छोड़ेगी नहीं। ये तो मैं जहाँ जाता हूँ, मैं तो पिछली रात को कितनी दूर था उस जगह से, लेकिन वो लड़की वहाँ तक पहुँच गई थी। अब तो वो मुझे गुलाब का फूल भी दिया था। आज सही मायने में मैं सोच लिया था कि मुझे अपने गांव की तरफ निकल जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। फिर मैं दीदी को बोला कि दीदी मैं अपने घर निकल रहा हूँ, गांव निकल रहा हूँ। अब मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा था। मैं ट्रेन में बैठ गया था, रात का टाइम था और ट्रेन चल भी दिया था।
मैंने सोचा कि चलो अब इस लड़की से मुझे अब कभी मिलना नहीं होगा, वो तो शहर में रह गई है, अब उससे मेरा पीछा छूट गया है हमेशा के लिए। जब आधी रात के वक्त मैं बाथरूम करने के लिए उठा तो देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर वही लड़की बैठी हुई है और मुझे घूर रही है। सफेद कपड़ों में आज भी एक परी की तरह लग रही थी। अब तो मेरे को पूरा शरीर कंपकपी होने लगा था और मैं डर से चीख पड़ा था। और उसी वक्त लगा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया है। और तभी मुझे किसी ने हाथ पकड़ करके हिलाने डुलाने लगा, अरे भैया ठीक से तो बैठो, कहाँ गिरे जा रहे हो। और तब मैंने आंखें खोला तो देखा कि उस सामने में तो एक औरत बैठी हुई थी, बुजुर्ग, वहाँ तो लड़की थी नहीं। तो इसका क्या मतलब है? डर मुझे काफ़ी लगने लगा था। ट्रेन में भी मुझे लगने लगा कि वो लड़की इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मैं सारी रात अब अपनी आंखें खोल कर रखा रहा और कभी कभी आभास हो रहा था कि वो लड़की मेरे आसपास में ही है, वो मुझे देख रही है। मैं बेशक ना देख रहा हूँ उसको, लेकिन वो मुझे लगातार घूर रही है, देख रही है। मैं जब अपने गांव पहुंच गया तब मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई थी और सारी बात मैं अपनी माँ को बताया, अपने पिता को बताया, परिवार में बताया। और परिवार के लोग भी बहुत डर चुके थे कि आखिर तू शहर गया पैसा कमाने के लिए कि किसी भूत प्रेत के चक्कर में पड़ने के लिए। अब मैं क्या बताऊं कि मेरे से क्या गलती हो गई। मैंने तो ऐसी कोई गलती किया ही नहीं था। और आखिरकार रात हो गई थी और मुझे अब थोड़ा सा विश्वास था कि मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ, अब तो शहर काफ़ी दूर है, यहाँ तो लड़की नहीं आएगी। लेकिन ये मेरा बहन था। मैं अपने घर के अंदर अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और मैं डर के मारे अभी भी लग रहा था कि मैं उस लड़की को कहीं आसपास तो नहीं देख रहा हूँ। डर था मेरे शरीर में, लेकिन मैंने महसूस किया कि लड़की कहीं पर नज़र नहीं आ रही। एक डर मेरे शरीर में हावी हो गया था। जब मैंने अपने आप को सुरक्षित पाया कि हाँ अब ठीक है, अब मुझे लड़की दिखाई नहीं दे रही है, और तब मुझे नींद आया था। जब मैं सुबह उठा ना तो मेरा पहला रिएक्शन था कि अपने आसपास में देखूं, मैं अपने बिस्तर पर देखूं। और जैसे ही बिस्तर पर देखा तो उतने ही पैसे और गुलाब का फूल रखा हुआ है। अब तो मैं चिल्ला पड़ा था, माँ 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 जल्दी आओ, माँ जल्दी आओ। और माँ किचन में कुछ कर रही थी और सब काम छोड़ करके और दौड़ती ही आ गई। कहने लगी, सुबह क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह। अब फिर मैं अपने बिस्तर पर दिखाया कि माँ देखो, ये पैसे देखो, ये गुलाब का फूल देखो। अब तो माँ भी डर चुकी थी। माँ ने बाकी लोगों को बुला लिया, सब ने देखा। अब सब अपनी अपनी राय देने लगे थे कि इसको किसी ओझा गुनी को दिखाते हैं, किसी मौलवी को दिखाते हैं, जो 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 जानता होगा, सब अपनी अपनी राय देने लगे थे। और आखिरकार मुझे उन जगहों पर जाना पड़ा जहाँ जहाँ घर के लोग लेके जा रहे थे। कोई कह रहा था कि इस पर जिन लड़की सवार हो गई है, वो इसके आसपास ही है, हम इलाज कर देंगे, इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा। अब हमारे परिवार वाले डरे हुए थे। भाई जो जितना कह रहा था, जितना हम दे सकते थे, हमने देना शुरू कर दिया। इलाज हमारा चालू हो गया। लेकिन वो लड़की हर रात तो लगता था कि मेरे पास में आ जाती थी और सुबह तक रहती थी, और सुबह में उतना ही पैसे मुझे मिलते थे और गुलाब का फूल साथ में। ऐसा मेरे साथ में गांव में भी महीनों दिन तक चलता रहा था। और आखिरकार किसका जादू मंत्र काम में आया मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब मैं बिल्कुल उस लड़की को देख नहीं पा रहा था। ना तो मेरे बिस्तर पर वो करारे करारे नोट आ रहे थे, ना वो गुलाब के फूल। और तब मुझे विश्वास हुआ कि किसी न तांत्रिक का जादू मंत्र काम कर गया है, और तभी वो लड़की मेरा साथ छोड़ गई थी। एक तांत्रिक का कहना था कि वो लड़की इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इस लड़के को वो पसंद करती है और वो कभी छोड़ेगी नहीं।
और हो सकता है कि इस लड़के को मार भी दे, इसकी आत्मा को अपने साथ में ले जाए। ये सुनकर के तो मैं बहुत खौफ में रहने लगा था, लेकिन भगवान का कृपा थी कि मैं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उस लड़की से अब मेरा पीछा छूट गया था। कब तक, ये तो मुझे नहीं मालूम था। तो दोस्तों, ये थी सुबोध जी की अपनी कहानी, अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो मुझे सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। नमस्कार।